हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ये। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है साइंस, इसमें जीव विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, चाहे यूपीपीएससी आरओ का हो या यूपीपीएससी का हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कुछ प्रश्न है जो बार बार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? पत्ती, जड़, छाल, पुष्प। तो कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के छाल से आती है। किससे? छाल। व्याख्या देखिए करें। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल बार्क से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृत्त बीज पादप है जो स्पर्मिक प्लांट है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कोहॉइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस तथा प्रियान रोगों के उपचार में किया जाता है। तो ये कुनैन से संबंधित प्रश्न है ना। देखिए एक प्रश्न और फिर पूछा गया, ये 2007 में था, है ना, उत्तराखंड में। ये 2016 देखिए यूपी आर में। कह रहे कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त होता है? अश्वगंधा, सर्पगंधा, सिनकोना, एलोवेरा, है ना। तो इसकी व्याख्या देखिए क्या कह रहे हैं। ये देखिए प्रश्न पूछा गया 2016 में यूपीपीएससी आर में, है ना। इसकी व्याख्या देखिए कह रहे हैं, कुनैन नामक एल्कोलॉइड सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की है जो कि मलेरिया रोग के उपचार में उपयोग होती है। किंतु क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, क्योंकि इसका उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लैटेक्स से, पके फल के लैटेक्स से। तो अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? बिना पके फल के लैटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। इसकी व्याख्या, अफीम पौधे के दूध लैटेक्स को सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकलकर सूख जाता है। तो ये अफीम से संबंधित। अगला प्रश्न, जैव उर्वरक से कर एजोला एक है जलीय फर्न, जलीय एल्गी, जलीय बैक्टीरिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैव उर्वरक है एजोला। एजोला एक जो है क्या? जलीय फर्न। एजोला एक जलीय फर्न। इसकी व्याख्या देखते हैं। करें नील हरित शैवाल एजोला का सहचारी और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होती है, जबकि एजोला एक जलीय फर्न, एक्वाटिक फर्न है। इसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण उपज क्षमता की वृद्धि में सहायता होता है। देखिए सब प्रश्न है ना पूछे गए हैं। अब कुछ पॉइंट हैं, है ना, उस पर देख लेते हैं। करें एल्गा कल्चर, है ना। एल्गा कल्चर जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। एल्गा कल्चर के अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। सेरी कल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन है, रेशम कीट का पालन है सेरी कल्चर के अंतर्गत। सिल्वी कल्चर वन संवर्धन है। स्पॉन्जी कल्चर स्पंज संवर्धन है। कैनी कल्चर कुत्ता कैनाइन, है ना। कैनी कल्चर कुत्ता पालन से संबंधित है। फ्लोरी कल्चर फूलों की खेती या पुष्प कृषि से संबंधित है। ओलेरी कल्चर सब्जियों की कृषि से संबंधित है। सब प्रश्न पूछे गए हैं। आर्बोरी कल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। ओलिगो कल्चर कुछ फसलों या प्रजातियों की कृषि है। हॉर्टिकल्चर फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों की खेती से संबंधित। ओस्ट्रीकल्चर व्यापार है, सीपों में कृत्रिम प्रजनन से संबंधित है। ओलेरी कल्चर जैतून का उत्पादन, संस्करण तथा व्यापार से संबंधित है। हेलीकल्चर घोंघे का संवर्धन है। वर्मी कल्चर किस उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुए का पालन है। वर्मी कल्चर। विटिकल्चर अंगूर उत्पादन है। मेरी कल्चर मानव उपयोग है, समुद्री जीवों, जंतु, वनस्पति का संवर्धन। मोरी कल्चर शहतूत की खेती है। सिट्री कल्चर खट्टे फलों, फल उत्पादों
का संवर्धन, पोमोलॉजी फलों की कृषि, हाइड्रोपोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, हाइड्रोपोनिक्स कई बार पूछा गया है, हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन या है ना हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स है ना, ये पूछा गया हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स पूछा गया है। कुछ और प्रश्न उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे जलीय फन जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है साल्विनिया, इजोला, मार्सिलिया, टेरिडियम। तो जलीय फन जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है इजोला, है ना, अभी हम लोग चर्चा किया है। अब कोशिका से संबंधित कुछ प्रश्न है। कह रहे निम्न में से किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। व्याख्या, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु अनिल हरित शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादपियों जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप में से बिखरे होते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं तथा अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। क्या पावर हाउस कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री जैसे किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री मैंने चर्चा किया है ना, प्यार, प्यार करते पी से प्रोटीन, आर से राइबोसोम। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। मानव शारीरिक से संबंधित प्रश्न कह रहे हैं हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी अंगों का, जल का। तो हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हमारे शरीर का अधिकतम भार जल, वाटर से बना है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। एक वयस्क मानव के शरीर में उसके भार का लगभग 60 से 70% भाग जल का होता है। जल प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक सॉल्वेंट होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, श्वेत आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहने निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? वोमर, स्टेपीज, मैलियस, इनकस। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। अब ये कहाँ पाई जाती है? व्याख्या, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। अब देखिए, एक प्रश्न से हमको 2 प्रश्न मिल गए है ना, इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बार बार फोकस किया जाता है, प्रैक्टिस करना है ना, और रिवीजन करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, किडनी ट्रांसप्लांट, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, रुधिर आधान, है ना। तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी जो है वो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं शल्य क्रिया ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना तथा मांसपेशियों की शक्ति को सुधार करना, आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। देखिए है ना इस क्वेश्चन का व्याख्या। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? देखिए प्रश्न है ना, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंट। तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है वो क्या है? दंतवल्क, एनामेल, है ना। व्याख्या, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क, एनामेल है, जो कि दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर, हार्ड, सफ़ेद सा चमकीला होता है तथा मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें चिंगारी निकलती है। देखिए चिंगारी निकलती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न, कुछ पॉइंट दिए हुए उस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
जैव विकास से संबंधित है ना। कह रहे हैं जैव विकास इवोल्यूशन परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया। इसे लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागत किसने दिया है ना, मैचिंग में पूछा जाता है, पूछा गया है कई बार। अभी देखिए क्वेश्चन आएगा। यह वर्ष 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में छपा है। लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग यूज एंड डिसयूज के कारण होते हैं। अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ यों से विकसित हो जाते हैं, जैसे जिराफ की लंबी गर्दन, तथा कम उपयोग वाले अंग निष्क्रिय धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, जैसे सर्पों में टांगों का अभाव हमारे शरीर के अवशेषी अंग आदि। डार्विनवाद इंग्लैंड के जैव विकासवाद चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन भी कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों जीनोटाइप्स तथा एलीली जीनों दोनों की आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। करें डार्विनवाद की व्यवस्थित व्याख्या उनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में दी गई है ना। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है ना, पूछा जाता है ना। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस है ना, किसका जो है ये सिद्धांत मैचिंग में पूछ लिया जाता है ना। कुछ और प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, उसको देखते हैं। रुधिर से संबंधित प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, उसको देखते हैं। रुधिर परिवहन तंत्र। कह रहे हैं रुधिर वड़िका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला, इसमें लव होता। दूसरा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तीसरा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो कोड पहला, दूसरा और तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें देखिए ये रुधिर वड़िका के संबंध में है ना, तो इसमें जो पहला, दूसरा, चौथा सही, तीसरा नहीं है ना, तीसरा पॉइंट नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे रुधिराणु कुल रुधिर का 75% भाग होता, शेष भाग 55% भाग प्लाज्मा होता। रुधिराणुओं के 3 प्रमुख भागों लाल रुधिर, श्वेत रुधिराणु तथा प्लेटलेट्स में विभाजित किया जा सकता है। रुधिराणु का लगभग 90% भाग लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। ये केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। लाल रुधिराणु में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएँ करती, जिन्हें वीर सिपाही की संज्ञा से अभिहित किया जाता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीज का रंग होता है क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हिमोसाइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो लाल रक्त कणिकाओं का रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। इस प्रश्न को देख लीजिए है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। करें लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीज का रंग लाल, उनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के ऑक्सीजन से संयुक्त होने के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि सिर्फ कशेरुकियों वर्टिब्रेट्स के रुधिर में होते हैं। मनुष्य में ये केंद्रक विहीन तथा इनकी औसतन संख्या पुरुषों में 50 लाख तथा स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती। शरीर में ये गैसों के परिवहन का कार्य करती हैं है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे निम्न रक्त वर्ग का सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है BOAAB।
तो सार्वत्रिक दाता वो होता है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं रक्त वर्ग जीरो सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षियों की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति को रुधिर इस वर्ग के व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते। रक्त वर्ग ए बी सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थिमज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में बनती हैं, बोन मैरो में, है ना। व्याख्या देखते हैं। कारण लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा बोन मैरो में विकसित होती हैं तथा मनुष्य के शरीर में लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती हैं। तितली या प्लीहा स्प्लीन पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, देख लीजिए। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको देखते हैं। कह रहे हैं मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। किसे? मैमथ प्रजाति वर्तमान में विलुप्त है, यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मानव को माना जाता है। इनका शरीर गठा हुआ और लगभग 6 फुट लंबा था। इनकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। वर्गीकी जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया। ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं ना। देखिए, कह रहे हैं जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की, इंसेक्ट की, ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। अमीबा में प्रायः द्विखंडन द्वारा जनन होता है, जो कि एक प्रकार की अलैंगिक विधि है। समतापी होमोथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड जंतु वे होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है, जैसे पक्षी तथा स्तनधारी। प्रश्न पूछा गया है ना पीसीएस में एक बार, ठीक है। असमतापी वे जंतु जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता, जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप आदि। अगला पॉइंट है, कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं, जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्रे फिश इत्यादि। डॉल्फिन एक जलीय जंतु जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मेलिया के गण सिटेशिया में रखा गया। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु। इनका शरीर धारारेखित होता है तथा इनके मादा में चुचूक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2010 में। और डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है, और है ना, जागरूकता के लिए डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। देखिए 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ना। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। इन्हीं पॉइंट से प्रश्न बनने कहें। सील या फोका एक स्तनपायी मैमलिया जंतु जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त शक्तिशाली स्तनधारी जंतु जो कि मांसाहारी होता है। मांसाहारी होता है। कहने शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो दिन में आराम करते हैं किंतु रात में सक्रिय रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइए, है ना। बाय द वे, अगर कोई टॉपिक ज़्यादा मुश्किल है ना, डिफ़िकल्ट हो, तो उसको स्पेशल नोट्स बना के उस पर स्पेशल फोकस कर दीजिए। स्पेशल फोकस कर देंगे, है ना, तो देखिए कुछ पॉइंट या टॉपिक होते हैं जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं ना, तो उसको रेगुलर स्पेशल आधा घंटा, है ना, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा टाइम दे दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, पॉइंट स्ट्रांग हो जाता है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।